हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में आपका बहुत ही स्वागत है। तो चलिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है दिल्ली सल्तनत पीरियड के ऊपर। ठीक है, जो ये वीडियो है गाइस सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड रह चुका है वो 1200 से लेकर 1500 ईस्वी यानी कि 1550 ईस्वी तक रह चुका है लगभग। ठीक है, इसमें हम काफ़ी सारे शासकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने दिल्ली के ऊपर राज किया। आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दिल्ली के अंदर जो सुल्तान है उनका आगमन किस रूप में हुआ, कैसे हुआ। तो जो मोहम्मद गोरी था, जैसा कि आप जानते हैं, उसने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था। मुल्तान पे आक्रमण करने के बाद उसने सोचा कि मैं उत्तर भारत की ओर आगे बढ़ता हूँ। जिस तरह मैंने मुल्तान पे आक्रमण करके उसको अपने सीमा के अधीन कर लिया, तो मैं गुजरात को भी करना चाहूँगा। तो वो 1178 में भारत के अंदर एक इलाके में पहुँचता, कहाँ, गुजरात में। और जहाँ पर कौन शासन कर रहा होता है, भीम द्वितीय या मूलचंद, उसे दो नाम से जाना जाता है, जो वहाँ के शासककार थे। ठीक है, तो उनके साथ उसका युद्ध होता है। लेकिन वो सोचता है कि जैसे मैंने मुल्तान पे भी कब्जा हासिल कर लिया था, मैं इसी तरीके से उत्तर भारत यानी कि भारत के अंदर जाके गुजरात को भी अपने अधीन कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसको पराजय का सामना करना पड़ा। तो वो वहाँ से उल्टा भागा, उल्टे पैर लेके भागा। तो वो कहाँ पहुँचा, राजस्थान के अजमेर में। और जो भीम द्वितीय थे उसके पीछे पीछे भागे और उसे वहाँ दबोच लिया और उसे पकड़ा। तो उसने उनसे घुटने टेक के माफ़ी मांगी कि मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगा, मेरी भारत में ये आखिरी यात्रा होगी, इसके बाद मैं आपके सामने नहीं आऊँगा। तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो कुछ वर्षों तक कश्मीर के अंदर शासन करता है। लेकिन फिर वो दोबारा अपने अपमान का बदला लेने 1191 में वापस आता है भारत के अंदर, यानी कि मोहम्मद गोरी का पुनः भारत में आगमन होता है। तो 1191 में वो आता है जब उत्तर भारत में यानी कि कश्मीर में उसका राज होता है मोहम्मद गोरी का। तो उस समय अजमेर के अंदर यानी राजस्थान के अजमेर के अंदर किसका शासन चल रहा होता है, पृथ्वीराज चौहान का। तो वो वहाँ आता है 1191 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसे हम युद्ध का नाम क्या देते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, उन दोनों के बीच युद्ध होता है। लेकिन अभाग्यशाली रूप से मोहम्मद गोरी को फिर पराजय की हार होती है। तो पृथ्वीराज चौहान जी की जीत होती है। लेकिन 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दोबारा होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। अब गाइस क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान को जीत हासिल हुई, लेकिन सेकंड में क्यों नहीं हुई। तो मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में थोड़ा डीपली। भारत के अंदर कन्नौज क्षेत्र में एक शासन चल रहा था घेरवाल वंश का। तो वहाँ पे जो वंश था घेरवाल वंश, उसको चलाने वाला कौन था, राजा जयचंद। और जो उनकी पुत्री थी संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता आपस में प्रेम करते थे, लेकिन जो राजा जयचंद था, संयोगिता के पिता, वो नहीं चाहता था कि इन दोनों की शादी हो, इन दोनों का मैं विवाह नहीं करवा सकता, वो उसके बिल्कुल खिलाफ था। तो उसने ही मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था और उसने योजना बनाई थी कि मैं आपके साथ हूँ और पृथ्वीराज चौहान की हमें हत्या करनी है। तो इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, यानी कि उसी के देश के यानी कि उसी के राष्ट्र के जो वो था पर्सन, उसने ही क्या किया, उसे मरवा दिया। इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी को जीत हासिल हुई। लेकिन फिर 1194 में एक युद्ध और होता है, चंदावर का युद्ध। लेकिन गोरी को क्या होता है, उसको घमंड हो जाता है अपने ऊपर कि मैंने ये वाला युद्ध भी जीत लिया, तो मैं क्यों इस राजा जयचंद को भी हरा दूं। तो 1194 में राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है। तो उस युद्ध में भी क्या होता है, राजा जयचंद की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। तो उसके बाद से 1194 से मोहम्मद गोरी का क्या होता है, दिल्ली के अंदर राज हो जाता है, यानी कि वो शासन करता है दिल्ली सल्तनत के अंदर। जो मोहम्मद गोरी होता है उसके 3 गुलाम होते हैं, मैं आपको उसके नाम बताता हूँ, बहुत ही फेमस है, क्वेश्चन भी आ सकता है। यलदोज, कुतुबुद्दीन ऐबक और एक होता है तीसरे नंबर पे कुवाचा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है इन तीनों में से ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है। और इसके बाद मतलब हर तरीके का गुण होता है, ये सैन्य शक्ति के अंदर सबसे तेज होता है। तो ये क्या करता है, इसको दिल्ली सल्तनत जो है यानी कि दिल्ली के शासन के लिए
सैन्य अधिकारी बनाता है, जैसे कि जो सेना का उच्च अधिकारी जिसे हम बोल सकते हैं, एडमिरल बोल सकते हैं, जनरल, कुछ भी, तो वो बना देता है। और ये क्या करता है, वहाँ से चला जाता है वापस अपने प्रदेश गौर में, ठीक है। तो ये वापस जाते समय इसकी रास्ते में क्या हो जाती है, हत्या अफ़गानिस्तान के निकट 1206 में, ठीक है। और जो इसके तीनों गुलाम होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और कुवाचा। यलदौज और कुवाचा इसके किसी और अधिग्रहण क्षेत्र में शासन करने लगते हैं, अपने अपने नाम से वो क्या करते हैं, अपना एक वंश चलाते हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबकी एक ऐसा इंसान था जिसने क्या किया कि अपने वंश को आगे बढ़ाना नहीं चाहा, लेकिन इसने किस नाम से चलाया, गुलाम के ही नाम से, ठीक है। यदि ये चाहता तो अपने कुतुबुद्दीन ऐबक या किसी और नाम से भी अपने वंश को आगे चला सकता है, लेकिन इसने दास वंशी क्यों किया, क्योंकि ये खुद ही दास था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये दास क्यों बना, तो ये दास ऐसे बना, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है गाइस। जो इसके माता पिता थे वो थे तुर्की, मूल रूप से तुर्की थे, और इन्होंने, इसके माता पिता ने इसको किसी को बेच दिया था। किस लिए, क्योंकि उस समय क्या था, अभिजात वर्ग के अंदर क्या होता था, जिसके पास कुलीन वर्ग जिसे बोलते हैं, सत्ताधारी वर्ग जिसे बोलते हैं, इसके पास सारी पावर होती है, सैन्य शक्ति ले लो आप, राष्ट्र शक्ति ले लो, और प्रशासनिक शक्ति और धन की शक्ति जिसके पास होती है, तो वो क्या करते थे, दासों को अपने अंतर्गत रखते थे, जिससे काम करवाया जाता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको बेच दिया जाता है उसके माता पिता के द्वारा, ठीक है। और जो उसको ख़रीदता वो कौन था, उस शख्स का नाम था अब्दुल अजीज़। वो जो था वो अपने उसके पुत्र के साथ ही क्या करता है, इसको सैन्य शक्ति के लिए क्या करता है, प्रशिक्षण देता है। तो ये दोनों, उसका पुत्र और ये कुतुबुद्दीन ऐबक, दोनों प्रशिक्षित हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो खरीदता है अब्दुल अजीज़ वो मर जाता है, और जो उसका लड़का होता है वो इसको क्या करता है, इसका फ़ायदा उठा के इसको और किसी को बेच देता है मोटी रकम में। तो जो इसको दूसरी बार खरीदता है वो होता है मोहम्मद गोरी। इस तरीके से ये गुलाम वंश, यानी कि ये गुलाम था, तो इसलिए इसके प्रति पता लगता है कि ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है गाइस। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिल्ली की स्थापना जो है किसने की थी गाइस, दिल्ली की स्थापना की थी तोमर अनंगपाल नरेश द्वारा, यानी कि तोमर अनंगपाल जो राजा था उन्होंने की थी। अब हम गाइस दिल्ली सल्तनत के अंदर बेसिकली 5 वंश चलेंगे, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। गुलाम वंश जो है उसका जो काल है 1206 से 1290। बाकी आपको अगली वीडियो में पता ही लग जाएगा, हम स्टार्टिंग से एंड तक चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुलाम वंश, आपको पता होगा जैसे कि गुलाम वंश जो है उसे स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है, लेकिन इसे अदर्स नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि दास वंश, इल्बरी वंश, मामलुक वंश, ठीक है। इसके अलग अलग नाम है। तो मामलुक जो है उसका नाम क्या होता है, मामलुक जो है एक शब्द है जो कि कौन सी भाषा से निकला है, अरेबियन लैंग्वेज, यानी कि अरबी भाषा से उत्पन्न एक शब्द है। यानी कि जो अरब के लोग होते हैं वो उसे मामलुक के नाम से बुलाते हैं, किसको, दासों को। जैसे जो सेवक होता है, दास होता है, बंधुआ होता है, बॉन्डमैन जिसे बोलते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले जो, यानी कि गुलाम वंश का जो फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। इसे दानवीर या लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दानवीर और लाख बख्श कौन होता है, जो लाखों की, यानी दिनार हो गई, ठीक है, या रुपया हो गया, उस टाइम में दिनार ही कह सकते हैं आप। दिनार जो था उसको क्या देता था, दान के रूप में देता था, इसलिए इसे क्या बोलते थे, दानवीर या लाख बख्श। यानी कि आपने किसी से पैसे मांगे तो आपको उसको कल लुटाने पड़ेंगे, लेकिन ये पैसे दे के भूल जाता था, इसलिए इसे किस नाम की उपाधि दी गई, लाख बख्श। तो जो इसकी राजधानी थी, इसकी राजधानी का जो क्षेत्र था, इसने दिल्ली से लाहौर अपनी राजधानी बनाई, यानी कि इसने परिवर्तित कर दी दिल्ली से कहाँ पर, लाहौर, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी था उसकी राजधानी क्या थी, दिल्ली। इसने क्या किया, दिल्ली से लाहौर ले गया अपनी राजधानी को। यह आप देख सकते हैं, इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। और इसने, कुतुबुद्दीन ऐबकी एक ऐसा सुल्तान था या शासक आप कह सकते हैं, जिसने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और दूसरा, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था जो कि कहाँ स्थित है, अजमेर के अंदर। ऐबक ने अपने वंश को सिपह सलार या गुलाम के नाम से आगे चलाया, क्योंकि ये मैंने आपको कहीं ऊपर ही बताया था, ये अपने आप को एक सुल्तान नहीं मानता रहे, इसने अपने नाम को क्या दिया, सिपह सलार, यानी कि मैं एक गुलाम ही हूँ, चाहे मैं उनसे आज़ाद हो गया गोरी से, लेकिन मैं अभी भी गुलाम हूँ। क्योंकि इसका जो
पीरियड है, यानी कि इनका आप कह सकते हैं ऑक्यूपेशन, व्यवसाय जो रहा है स्टार्टिंग से ही क्या रहा है, गुलाम का। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य भी इसने शुरू किया। 1210 में चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जो इसका एक बेटा होता है आरम शाह, लेकिन आरम शाह आपको नाम से ही पता लग रहा है आरम शाह, लेकिन लेज़ी बंदा हो सकता है, इसलिए इसकी भी हत्या हो जाती है। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। जो इल्तुतमिश है वो कौन होता है? इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है इल्तुतमिश, फिर आगे शासन करता है। तो गाइस आगे चलते हैं हम। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का जो पीरियड रह चुका है 1211 से 1236। तो इल्तुतमिश जो है इसको दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर यानी कि वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसने कैपिटल चेंज की कहाँ से? ये लाहौर से वापस दिल्ली ले आया। और इसने सबसे पहले एक प्रथा चलाई थी, या आप एक प्रणाली बोल सकते हैं, इक्ता व्यवस्था। उसका मतलब क्या होता है गाइस? यानी कि जितने भी दिल्ली सल्तनत यानी कि मध्यकालीन युग में जो भी उच्च अधिकारी, सैन्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा विभाग का हो गया, ठीक है, तो उन सब के जो भी सैन्य अधिकारी होते थे उनको ये क्या करता था, उनके वेतन के बजाय ज़मीन का कुछ भाग, ज़मीन का कुछ हिस्सा वेतन के रूप में प्रदान करता था। उसी को, उस प्रणाली को क्या कहा जाता है? इक्ता व्यवस्था या इक्ता प्रणाली। और इसने अपने शासनकाल में 2 मुद्राएं चलाई, जिसे क्या बोलते हैं? सोने का जीतल, चांदी का टका। यानी कि जीतल जो है वो सोने का बना होता, टका जो है वो चांदी का। और इसने ही अरबी के शुद्ध सिक्के चलवाए थे। इसने तुर्कान चैलगामी की भी स्थापना की। तुर्कान चैलगामी क्या था गाइस? 40 गुलामों का एक दल हुआ करता था, जो इसकी सेफ्टी के लिए, यानी कि इसके ऊपर कुछ खतरा है तो इसको पहले आके आगे करना है, इसको अवेयर करना है, इसको सावधान करना कि आपके ऊपर कुछ खतरा है, और इसके चारों तरफ बाउंड्री बना के रखना है युद्ध के अंदर, ठीक है। और 1236 में जब इसकी मृत्यु होने वाली होती है तो ये घोषणा कर देता है कि मेरा कोई भी ऐसा पुत्र नहीं है जो मेरी सत्ता को, उसका उत्तराधिकारी या उसका उत्तरदायित्व संभाल सके। तो ये क्या करता है? ये अपने एंड के दिनों में, यानी अपने अंतिम दिनों में एक घोषणा करता है कि मेरी जो पुत्री है रजिया सुल्तान, उसे ही अगला सुल्तान बनाया जाए, ठीक है। तो अगली जो सुल्तान बनती है वो बनती है रजिया सुल्तान, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, हर एग्ज़ाम में आता है, आपके में भी आएगा गाइस। इतिहास की पहली और दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला सुल्तान या महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। आज तक कोई भी नहीं हो, यही फर्स्ट थी और यही लास्ट है। इसका शासनकाल जो है 1236 से 40, यानी कि मात्र 4 वर्षों तक चला। 1240 में इसकी मृत्यु हो जाती है कैथल में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। इसका विवाह भटिंडा के राजकुमार अल्तुनिया से हुआ था। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डीपली बताता हूँ। ये अल्तुनिया से विवाह करना चाहती थी, लेकिन अल्तुनिया क्या होता है, वो वापस चले आता है कहाँ? भटिंडा में। तो जो एक याकूत खां होता है, उसका क्या होता है? उसका काम होता है सारा, जैसे भैंस वगैरह होती है, मतलब अस्तबल जो होता है ना, उसका जो सारा काम होता है गंदगी साफ़ करनी। तो इसको उससे क्या होता है? प्रेम हो जाता है। तो ये याकूत खां से प्रेम करने लग जाती है और ये उससे शादी करना चाहती है। अपने पहले जिससे शादी करना चाहती है उस इंसान को भूलकर अल्तुनिया को छोड़कर याकूत खां से शादी करना चाहती है। लेकिन क्या होता है, याकूत खां को लेकर और खुद ये कहाँ जाती है? भटिंडा, जहाँ पे शासन कर रहा होता है कौन? अल्तुनिया, उसको मारने। कि ये आपस में एक षड्यंत्र रचते हैं और अल्तुनिया को मारने के खिलाफ। लेकिन अल्तुनिया क्या होता है? अल्तुनिया को पहले ही खबर हो जाती है, और अल्तुनिया इतना चालाक किस्म का व्यक्ति होता है, शासक होता है, वो याकूत खां को एक जोर में ही मार देता है, यानी कि एक तीर से ही वार में ख़त्म कर देता है। ये अकेली हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसके पास 2 चुनौती होती है। जो अल्तुनिया होता है वो बोलता है या तो तुम मेरे से शादी करो या मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये इसके पास कोई अफसर नहीं होता है, तो ये सेकंड अफसर चुनती है। ये कहती है कि मैं आपसे विवाह कर लूँगी। तो ये इससे विवाह करके जैसे ही दिल्ली की ओर लौट रहे होते कैथल में, हरियाणा के अंदर, तो वहाँ पे इनको तुर्की के लोग जो होते हैं वो मार देते हैं। तो रजिया सुल्तान की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। सो गाइस, आज की वीडियो ऐसी यहीं तक है। जो पार्ट 2 होगा बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट forget to my share and subscribe.